गुड मॉर्निंग एवरीवन। चालू करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड, दैट इज रिलेटेड टू योर कॉर्पोरेट एंटिटीज, दैट इज कंपनीज। कंपनीज का बेसिक स्ट्रक्चर अपन ने पिछले चैप्टर में भी समझा था। कंपनीज एक्ट चलता है 2013, उससे पहले आपका कंपनीज एक्ट चलता था 1956। क्लियर। अब कंपनी का बेसिक मतलब हो जाता है जो पहले लैटिन वर्ड से डिराइव किया हुआ है, दैट इज कॉम, दैट इज टुगेदर, एंड पेनीज, दैट इज ब्रेड। Thus, a company originally referred to a group of person who come together for a common purpose। यानी अभी भी अपन देखते हैं काफी लोग मिलकर, यानी शेयर होल्डर्स हुए, वो लोग मिलकर कंपनी को चलाते हैं, दैट इज ओनर्स रहते हैं। तो वही चीज यहाँ पर आपको बताई गई, ग्रुप ऑफ पर्सन जो साथ में आकर एक कॉमन पर्पस के साथ, ताकि कंपनी प्रॉफिट कमाए, एंड प्रॉफिट अगर उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो उनको भी फायदा मिलेगा। नेक्स्ट आपको डेफिनेशन बताई गई है, जिसके अंदर पहले आपको फीचर्स बताए गए हैं। फीचर्स के अंदर सबसे पहला आ जाता है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। क्लियर। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी के अंदर क्या आ जाता है कि कंपनी और मेंबर्स दोनों अलग अलग है। क्लियर। कंपनी के एक्ट्स के लिए कंपनी खुद जिम्मेदार है, मेंबर्स उसके लिए लायबल नहीं माने जाते। सेकेंड आ जाता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये हो जाता है कंपनी में मेंबर्स आए या कंपनी में से मेंबर चले जाए, दैट इज मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। तो मेंबर्स के आने जाने से या जीने मरने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता। तीसरा आ जाता है कॉमन सील। कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या हो जाता है, एक ऐसा इंसान जो लॉ के प्रोसेस के द्वारा बनाया गया है, रियल पर्सन नहीं है। तो आर्टिफिशियल पर्सन होता है तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए, यानी उस चीज का ऑथराइजेशन देने के लिए एक सील अटैच करते हैं, दैट इज कॉमन सील। और लास्ट आ जाता है एबिलिटी टू ओन प्रॉपर्टी एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। यानी कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड भी कर सकती है, सेल भी कर सकती है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट चलता है। क्लियर। और अगर इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी के देखो, कैन स्यू एंड बी स्यूड, यानी कंपनी के ऊपर भी केस हो सकता है, कंपनी भी किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है। ये सारी चीजें अपन को कंपनी के अंदर बताई जाती है। अब डेफिनेशन सेम जो अपन ने लिखी थी, सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी 2013 एक्ट के हिसाब से, उससे पहले जो एक्ट चलते थे जैसे 1956 हुआ, उनमें भी जो रजिस्टर्ड कंपनीज है वो स्टिल कंपनी मानी जाएगी। नेक्स्ट डिटेल में अपन को कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए, दैट इज सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक सेपरेट लीगल एंटिटी। A company has its own legal distinct identity from its members. It can sue and be sued in its own name. Example, even if the shareholders change, company continues to exist. Clear? Next आ जाता है आपके लिए perpetual succession. The company continues its existence irrespective of death, insolvency, retirement of members. Members may come and go, but company remains. नेक्स्ट आ जाता है सेपरेट प्रॉपर्टी, दैट इज कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड, सेल, ओन करके रख सकती है। प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द कंपनी बिलोंग्स टू द कंपनी एंड नॉट टू इट्स शेयर होल्डर्स। इवन अगर मेजॉरिटी शेयर्स आपके नाम है या आपके पास है, तो भी आपके नाम पे कंपनी की प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं होगी। अगर आपको कोई भी काम कंपनी के बिहाफ पे करना है तो कंपनी को खुद करना पड़ेगा। अगर आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो तो भी आप ये राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते कि आप कंपनी के बिहाफ पे इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो या आप कंपनी के बिहाफ पे एसेट्स परचेज कर लो, ये कहते हुए कि मेजॉरिटी शेयर्स तो आपके पास है एंड मेजॉरिटी शेयर्स आपके पास है, यानी मालिक आप हो, तो यानी आप कुछ भी अपने नाम पे कर सकते हो, वो अलाउड नहीं है। सेपरेट प्रॉपर्टी रहेगी। मेंबर्स हैव नो डायरेक्ट ओनरशिप राइट ओवर कंपनीज एसेट्स। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी शेयर्स ऑफ कंपनी कैन बी जनरली ट्रांसफर्ड। किसके केस में? पब्लिक कंपनी के केस में तो फ्रीली अलाउड, प्राइवेट के केस में रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होते हैं। कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, यानी कंपनी भी केस कर सकती है और कंपनी पे भी केस हो सकता है। कैन इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग एंड आल्सो बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। क्लियर। सो बेसिक कंपनी की डेफिनेशन बताई गई, नोटबुक निकाल लो, लिखो सेक्शन 2 ब्रैकेट में क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013
defines company as a company means a company registered under this act or any other previous कंपनीज लॉ, यानी इससे पहले भी जो लॉ चलते थे कंपनी से रिलेटेड उसमें भी अगर रजिस्टर्ड है तो आप कंपनी माने जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, सबसे पहला सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें एक केस लॉ का नाम लिख लो, केस रेफरेंस सैलमन वर्सेस सैलमन, सैलमन वर्सेस सैलमन। ये आगे जाकर अपन को बताया भी जाएगा। इसमें हुआ ये थोड़ा बहुत समझ लेते हैं ताकि आगे भी अपन को हेल्प आउट करेगा। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब मेंबर्स अलग है और शेयर होल्डर्स अलग है। अब हुआ ये, सैलमन नाम का एक आदमी था, उसका एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चलता था लेदर से रिलेटेड, लेदर प्रोडक्ट से रिलेटेड। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? सिंगल पर्सन जिसकी सारी एसेट्स भी रहती है, जिसकी सारी लायबिलिटीज रहती है। अब उसने क्या करा, उसने करा ये कि उसने एक कंपनी फॉर्मेट में अपने आप को रजिस्टर करा और इस बिजनेस को एक्वायर कर लिया, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी के केस में ओनर अलग होता है और शेयर होल्डर अलग होता है, तो अब ये तो शेयर होल्डर हो गए। कंपनी ने इनके बिजनेस को परचेज करा, अब उसमें इन्होंने क्या कर दिया, जो भी कंसिडरेशन फिक्स हुई, भाई परचेज करोगे बिजनेस तो पैसा तो देना पड़ेगा। अब आपको पैसा देना था, आपने क्या बोला कि आप ऐसा करो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, सिंपल तरीका समझने के लिए, ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाते। जैसे 50 रुपए में मैंने चीज खरीदना है, यानी आपके बिजनेस को खरीदने का तय करा, तो 50 में से मैंने आपको बोल दिया कि मैं आपको 35 रुपए तो शेयर दे दूंगा। कंपनी ने बोला आपका बिजनेस खरीद रहे हैं, शेयर्स दे देंगे हम आपको 35 रुपए के, 5 रुपए आप कैश ले लो, कितने हो गए 40। 10 रुपए क्या करो आप डिवेंचर्स ले लो। डिवेंचर्स क्या हो जाते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो जाते हैं। कंपनी चली थोड़े समय के लिए, बाद में मार्केट खराब होने की वजह से कंपनी बंद हो गई या बंद होने की कगार पे आ गई। अब जब कंपनी बंद होने पे आई तो हुआ ये, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आए, उन्होंने बोला हमको पैसा दो। बट लिक्विडेशन में कंपनी जब भी जाती है पहले पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को किया जाता है, फिर अगर पैसा बचा तो अनसिक्योर्ड को पेमेंट किया जाएगा। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने ऐसा बोला कि ये तो कंपनी इन्होंने टाइम पास के लिए खोल रखी है। अब ये जो शेयर होल्डिंग थी उसमें भी क्या था, सैलमन खुद, उसकी वाइफ और उसके बच्चे, सब मिलाकर टोटल 7 मेंबर्स थे। आपने एक पब्लिक कंपनी बना ली, पब्लिक कंपनी में ये लोग मेंबर्स बन गए, शेयर्स भी इनके पास, डिवेंचर भी इनके पास, कैश इन्होंने ले लिया। तो क्रेडिटर्स कहते हैं कि ये कंपनी तो इन्होंने शैम के लिए बना रखी, शैम यानी धोखा देने के लिए बना रखी है। अगर आप देखो तो शेयर्स भी इनके, डिवेंचर्स भी इनके। अब हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, हमने इनको पैसा दे दिया, अब हम पैसा मांगने जा रहे हैं तो ये कह रहे पहले तो हमको पैसा मिलेगा क्योंकि हम डिवेंचर्स होल्डर है। केस गया कोर्ट में, कोर्ट में क्रेडिटर्स ने ये बोला कि ये तो सब इन्हीं के पास है, कंट्रोल भी इनके पास, शेयर होल्डर भी इनके, डिवेंचर होल्डर भी इनके, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी, ये सब चीजें इनके पास। हम तो नुकसान में हो गए क्योंकि हमने तो इनके बिजनेस पे भरोसा करके इनके साथ डीलिंग करी। कंपनी ने कहा आपका कंटेंशन गलत है, क्योंकि कंपनी के केस में क्या चलता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इवन दो मेजॉरिटी शेयर्स एक इंसान के पास है, स्टिल कंपनी अलग है, शेयर होल्डर्स अलग है, एंड कंपनी जब भी वाइंडिंग अप में जाएगी पहले पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर को ही किया जाएगा। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट वहां से बना। क्लियर। सेकंड आ जाता है आपके लिए परपेचुअल सक्सेशन। इसमें लिखो
कंपनी इज सेपरेट, उसे अपन सेपरेट लीगल का लिख रहे हैं ना, कंपनी इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, कंपनी इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, and has its own legal existence, and has its own legal existence. Second, perpetual succession. Second characteristics, perpetual succession. इसके अंदर लिख लो, members may come, members may go, but company goes on forever, but company goes on forever. Third, separate property. A company can hold and own property in its own name, in its own name. Clear? Next, transferability of shares. Transferability of shares. इसमें लिखो, in case of public companies, in case of public companies, shares are freely transferable from one person to another. Shares are freely transferable from one person to another. And in case of private companies, there is restriction on transferability of share as imposed by the articles, as imposed by the articles. नेक्स्ट आ जाता है लास्ट इसके अंदर, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड. कैपेसिटी टू स्यू यानी केस फाइल कर सकते हैं, एंड बी स्यूड केस करना, यानी कंपनी भी किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है. हाँ, अब इसके अंदर क्या आ जाता है, कंपनी भी किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है एंड कंपनी के ऊपर भी केस फाइल किया जा सकता है. इसमें लिख लो एक्सप्लेनेशन, अ कंपनी इन इट्स ओन कैपेसिटी, अ कंपनी इन इट्स ओन कैपेसिटी can file a case against an individual or entity and case can be filed against the company also. Case can be filed against the company also. तो ये सारी चीजें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बताई गई. नेक्स्ट आ जाता है अपने लिए टाइप्स ऑफ कंपनीज. टाइप्स ऑफ कंपनीज, जिसमें से कुछ अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो वो अपन एक बार सिर्फ लिख लेते हैं.
सबसे पहला प्राइवेट कंपनी, ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। क्या प्रोविजन हो जाते हैं? मिनिमम कितने मेंबर्स? 2। क्लियर? प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, जिसमें शेयर ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहता है। नेक्स्ट आ जाता है अपने लिए पब्लिक कंपनी, जो शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं, पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हैं। हाँ, और पब्लिक के केस में आपके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है ओपीसी। ओपीसी के केस में कितने मेंबर होंगे? सिर्फ 1। ओपीसी के केस में अगर आप ओपीसी बना रहे हैं तो एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है ओबीसी के केस में? नॉमिनी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। नॉमिनी कौन होगा? जो जरूरी नहीं है, जो आपके बाद आपका बिजनेस कंटिन्यू करना चाहे उसको आप एज अ नॉमिनी बना सकते हैं। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो आपका फैमिली मेंबर होना चाहिए। इट्स जस्ट दैट अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जो आपसे अनरिलेटेड है उसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो उसका कंसेंट आपको लेना पड़ेगा। कंसेंट यानी आप तो नॉमिनी बनाना चाहते हैं, बट क्या वो आपकी कंपनी में नॉमिनी रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, वो कंसेंट, वो परमिशन आपको नॉमिनी से लेनी पड़ेगी। नॉमिनी के पास जब तक ओरिजिनल मेंबर जिंदा है तब तक कोई भी पावर उसके पास नहीं आएगी। अगर उस मेंबर को कुछ हो जाता है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ओपीसी के पास, वो ओपीसी का जो नॉमिनी होगा उसके पास सारी की सारी पावर्स कंपनी को चलाने की आ जाएगी। ओपीसी नॉमिनी चाहे तो अपना कंसेंट विड्रॉ भी कर सकता है एंड मेंबर चाहे तो नॉमिनी चेंज भी कर सकता है। दोनों ही केसेस में आपको बताना पड़ेगा सारी इंफॉर्मेशन टू आरओसी, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्लियर? Next, company that may be formed according to Section 3 of Companies Act 2013. A company may be formed for any lawful purpose as public company, जिसमें 7 members, प्राइवेट के केस में 2, ओपीसी के केस में 1। कैसे चालू होता है? कंपनी comes into existence after subscribing to the MOA and complying with the registration requirement under the Act. यानी जो कंपनी बनाने का प्रोसेस है वो आप फॉलो करते हैं एंड साथ ही साथ अगर आप मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते हैं यानी मेमोरेंडम को अप्रूव करते हैं, साइन करते हैं, तो आप मेंबर बन जाएंगे कंपनी के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है कंपनी बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन, जिसके अंदर आ जाता है स्टैट्यूटरी कंपनी, जिसका मतलब ये हो जाता है क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्न्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स यानी रूल्स या लॉ दैट आर पास्ड बाय पार्लियामेंट। क्लियर? जिसके अंदर कंपनीज एक्ट प्रोविजन जनरली डू नॉट अप्लाई अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन, यानी इन कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट नहीं लगता। रीजन भी इनके लिए आपने अलग से एक्ट बना दिया है तो इनके ऊपर वही एक्ट एप्लीकेबल रहेगा। एग्जाम्पल LIC एंड RBI। RBI का एक्ट जैसे अगर अपन देखें तो RBI एक्ट है 1934 का, फंक्शनिंग RBI ने चालू करी थी 1935 में। तो RBI का एक्ट कौन सा लगेगा RBI के ऊपर? RBI, दैट इज ऐसा एक्ट जो स्पेसिफिकली पार्लियामेंट ने इनके लिए पास किया। लास्ट आज का टॉपिक दैट इज रजिस्टर्ड कंपनीज, इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। अब कंपनीज एक्ट कोई भी हो सकता है, यानी 2023 वाला कंपनीज एक्ट भी हो सकता है, 1956 भी हो सकता है, उससे पहले का भी कोई कंपनीज एक्ट हो सकता है। मोस्ट कंपनीज इन इंडिया फॉल अंडर दिस कैटेगरी। रीजन, इंडिया में अब रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो गए कि विदाउट रजिस्ट्रेशन कंपनी फंक्शन नहीं कर सकती। इसलिए रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी होगी? जो कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवाया है प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके,
उसके अलावा कंपनी का एग्जिस्टेंस होना मुश्किल हो जाता है। ये चीज अपन को यहाँ पर बताई गई। तो बेसिकली अपन ने 5 काइंड ऑफ कंपनीज पढ़ी, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी, स्टैट्यूटरी और रजिस्टर्ड कंपनीज। क्लियर। उसके अलावा अपन ने कुछ फीचर्स पढ़े कंपनी के, एंड साथ ही साथ अपन ने आज पढ़ी डेफिनेशन ऑफ कंपनीज अगेन, दैट इज अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर। बाकी बची हुई टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड पूरा का पूरा प्रोसेस इसके अंदर अपन को बताया जाएगा। मेमोरेंडम के क्लॉजेस अपन को बताए जाएंगे, वो सारी चीजें डिटेल में अपन कल से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर।